अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 5 से पहले जो उसकी एग्जांपल्स और इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, वो स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें पता है ना कि अगर जी हमारे पास एक नंबर हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये वाला नंबर के आयोटा के साथ वाला साइन जो है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि z हमारे पास एक्स वाई है तो z बार क्या होगा, x और माइनस वाई। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, एक ये और ये। इनके प्रूफ जो है ये हम एक्सरसाइज में कर लेंगे, जिनके करने हैं प्रूफ। बाकी भी अगर वो प्रूफ आपसे पूछ लेना तो आपने z1 को ये लेट करना है, z2 को ये लेट करना है, हमारी वैल्यू प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा ऐसी वैल्यू जिसमें z1 z2 नहीं है, वहाँ पे आपने जनरल लेट करना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाएगी। मतलब एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना, एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व करना, आंसर जो है वो बिल्कुल ही ठीक आएगा। देन हमारे पास ये वाला एमसीक्यूज है, इफ z इज इक्वल टू z बार, मतलब z का कॉन्जुगेट, देन कॉम्प्लेक्स स्टेटस ऑफ z इज दैट z विल बी अ रियल नंबर। वो कह रहे हैं अगर z जो है वो z बार के बराबर है, यानी कि x प्लस आयोटा y जो है वो बराबर है x माइनस आयोटा y के, ये बात वो कह रहा है। तो वो कह रहे हैं ये कंडीशन किस वक्त होगी कि z विल बी अ रियल नंबर, z जो है वो सिर्फ एक रियल नंबर हो, उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो, तब ये बात प्रूव होगी। ठीक है, दैट इज z इज इक्वल टू z बार इज अ रियल नंबर, मतलब कि z बराबर है x के, और z बार भी बराबर आएगा x के, क्योंकि आयोटा वाला है ही नहीं वैल्यू जिसकी हमने साइन चेंज करनी है। ठीक है, वो कहना है z बार भी एक रियल नंबर ही होगा। वी में से दैट z इज सेल्फ कॉन्जुगेट, हम कह सकते हैं कि z जो है वो अपने आप का कॉन्जुगेट है, मतलब जो z की वैल्यू है वही उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि z जो है वो z बार के बराबर कब होगा, जब z एक रियल नंबर हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। इस एग्जांपल में कुछ भी समझाने की बात नहीं, नीचे वाली टर्म कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है, सॉल्व किया ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू। यहाँ पे हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया, नीचे वाले को सॉल्व किया। आप इस तरह करने की बजाय ए स्क्र प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगा लो, हमारे पास आ जाएगा 4+1 विच इज इक्वल टू 5। एक 5 से, यानी दोनों का बटा अलग अलग करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, -1 बचा, 5 से 5 कैंसिल, आयोटा बचा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देन हमारे पास एग्जांपल ये वाली है, उन्होंने कहा जी अगर एक पॉइंट हो सर्कल के अंदर जिसका सेंटर हो ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, 0 0, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, विद रेडियस 2, और इसका रेडियस कितना है 2, और हमें पता है रेडियस किसके बराबर होता है, जी मॉड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो उन्होंने कहा है सो दैट जी लेस देन 2 इट फॉलोज फ्रॉम जनरलाइज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। वो कह रहे हैं आप इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के ज़रिए प्रूव करें। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वैल्यू लिख ली, हर वैल्यू का मॉड अलग अलग कर लिया। ठीक है, हम इसे दो तरीक़ों से कर सकते हैं, माइनस वाली से भी प्लस वाली से भी, लेकिन आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, नहीं आंसर सेम नहीं आएंगे, एक से अपर बाउंड आएगा, एक से लोअर बाउंड आएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लस वाली से किया है, इन्होंने सबका मॉड अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसका मॉड अलग करके दरम्यान में प्लस लिखा है। जब -2 का मॉड अलग किया और जी का अलग किया तो -2 का मॉड क्या हो गया, +2, और जी मॉड वैसे का वैसा। इसी तरह 1 का मॉड 1 हो गया। फिर इन्होंने जी मॉड की इनकी पावर्स को बाहर लिख लिया इस रूल के मुताबिक। ये भी एक वो है, पीछे हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हमने इसको बायनोमियल थ्योरम से प्रूव भी किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, हर जगह पर जी की वैल्यू पुट कर दी। मैंने क्या बताया था, जी मॉड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, हमारे पास ये आंसर है, यही हमारा आंसर है। हमने इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के जरिए साबित कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उन्होंने सिंपल सी बात की, ये प्रूव करें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट उन्होंने कहा प्रूव करें ये वाली टर्म इसके बराबर है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। उसके बाद हम लोगों ने जब इस वैल्यू का मॉड अलग अलग किया तो जी का डबल मॉड हो गया, और 3 आयोटा वैल्यू के साथ आयोटा वैल्यू का साइन चेंज माइनस हो गया। तो डबल मॉड हमें पता है वो जी के बराबर होता है, पीछे प्रॉपर्टी पड़ी है, तो जी -3 होता, और यही हमारे पास क्या थी, लेफ्ट राइट हैंड साइड थी, तो हमारी गिवन स्टेटमेंट प्रूव हो गया। इसका सेकंड पार्ट इसी तरीके से देख लें, हमने दोनों का मॉड अलग अलग कर दिया,
आयोटा का माइनस आयोटा हो गया और जी मॉड अलग हो गया। जब हमने इसको माइनस को बाहर लिखा तो माइनस आयोटा जी मॉड, वही बात हमने प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इसका थर्ड पार्ट इसी तरीके से है, देख लें। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है, वो कह रहे हैं प्रूव करें ये टर्म इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, दोनों का मोड अलग अलग किया, इसका मोड वैसे का वैसा, इसका मोड हमने खोल दिया फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर होल का स्केयर रूट, यही होता है मोड फाइंड करने का तरीका। अच्छा जी, 2 + 1 स्केयर रूट 3 बन गया। ये वैल्यू वैसे की वैसे, क्या यही हमारी राइट हैंड साइड थी? हाँ जी, तो हमने लिखा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्यों नहीं करना, स्केच वाला है, नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें उसने कहा है कि प्रूव करें ये टर्म इसके बराबर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हुए प्रॉपर्टी 4 जो हमने पीछे पढ़ी थी उसको मेंशन कर दिया कि ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। Z1 Z2 Z3 एसोसिएटिव ला, पहली दो का मल्टीप्लाई करो फिर तीसरी से और आखिरी दो को मल्टीप्लाई करो फिर पहली से, आंसर सेम आएगा। हमने उस तरीके से इन वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया। उसके बाद दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, मॉड अलग अलग हो गया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मॉड अलग अलग हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 3 का ही, देख लें से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है वेरीफाई फॉर नॉन ज़ीरो Z2 एंड Z3। नॉन ज़ीरो लिखने का मकसद क्या था, क्योंकि अगर Z2 और Z3 हमारे पास ज़ीरो होते हैं तो इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो, और अगर बट्टे में ज़ीरो आ जाए तो हमें पता है वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। तो इसलिए उन्होंने पहले मेंशन कर दिया कि Z2 और Z3 जो है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, प्रूव ही करना है, देख के ही समझ आ जाएगा। ऊपर वाले का अलग किया, नीचे वाले का अलग किया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का जो मॉड है वो अलग अलग किया है, प्रूफ। बेहतर है अगर आप इसके साथ प्रॉपर्टी मेंशन कर दें, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरीके से वहाँ पर कॉन्जुगेट था, यहाँ पर मॉड है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये हमारे पास है। हमने क्या किया, ये हमने रूल पढ़ रखा है, इस रूल के मुताबिक इस वैल्यू को खोल के लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हुई, मतलब इससे पहले एक और स्टेप भी किया जा सकता है कि सबका मॉड अलग अलग कर, कॉन्जुगेट अलग अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से मल्टीप्लाई, हमारे पास ये टर्म बन गई, ठीक है। उसके बाद Z1 मॉड, तो क्या मैं इसको इस तरीके से बंद कर सकती हूँ, इसी तरह Z2 मॉड बंद कर सकती हूँ। सिमिलरली Z3 कॉन्जुगेट, मॉड नहीं कॉन्जुगेट, तो इन सबको मैंने इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ करके बंद कर दिया। उसके बाद सबकी पावर 2 थी तो मैं पावर कॉमन ले सकती हूँ, मैंने सबकी पावर 2 कॉमन ले ली, तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये वाली टर्म इसके बराबर है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं साबित करें कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो है जब Z मॉड बराबर हो 1 के। तो हम, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। उसके बाद हमें पता है कि रियल Z का मॉड बराबर होता है Z के मॉड के, मतलब लेस एंड इक्वल होता है, तो मैंने इसको लेस एंड इक्वल टू लिख दिया दिस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सब वैल्यूज़ का मॉड अलग अलग कर लिया। उसके बाद Z कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू Z मॉड ही होता है, इसी तरह पावर हो तो वो पावर बाहर आ जाती है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमें पता है Z मॉड की वैल्यू कितनी है, लेस एंड इक्वल टू 1, तो मैंने इक्वल टू 1 पुट कर दी, ठीक है, 1 के बराबर पुट कर दी। 2 वैसे का वैसा, 2 का मॉड Z1, Z का मॉड जो है वो 1 हो गया, Z मॉड 1 पावर 3 वो भी 1 ही होता है, इन सबको जमा किया तो 4 जवाब आया। तो क्या यही वो स्टेटमेंट है जो कि हमने प्रूव करनी थी, मतलब ये मैंने इसका ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया। उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर किया तो ये वाली वैल्यू लेस एंड इक्वल होगी किससे, 4 से। अब कैसे, ये वैल्यू इससे छोटी है और ये वैल्यू इससे छोटी है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू इससे क्या होगी, छोटी होगी, तो हमने इसको कंपेयर करके ऐसे लिख दिया, गिवन स्टेटमेंट क्या होगी है, प्रूफ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे हैं प्रूव करें कि ये टर्म इसके बराबर है और ये है। अगर हम पहली प्रॉपर्टी जाकर देखें तो उससे ये बात प्रूव होती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू k + 1 पुट करेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। इन दोनों को ऐसे ही करते हैं।
जी। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। n इज इक्वल टू 2 क्यों पुट किया है, क्योंकि अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करती तो खाली z1 आता, तो प्रोडक्ट कैसे होता। तो हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया ताकि दो वैल्यूज आए, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए z1 एंड z2 जब दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग हो सकता है बाय प्रॉपर्टी, n इज इक्वल टू k पुट किया तो n z1 से लेकर एक टर्म k तक, ठीक है, सबका मॉड अलग अलग हो जाएंगे। फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 z1 से लेकर zk तक और उससे अगला नंबर zk प्लस 1, ठीक है। तो जब ये बात इन सब वैल्यूज़ के लिए प्रूव हो रही है तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये nth टर्म के लिए भी प्रूव होगी। मतलब जी के जो है वो हम कोई मिडल टर्म ले लेते हैं तो जी एन जो है वो एंड टर्म होगी, ठीक है। सिमिलरली प्लस के लिए यही तरीका यूज़ करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। जहाँ से समझ रहा है मुझसे पूछ लेना। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। उन्होंने कहा है प्रूव करें अगर ए हमारे पास कोई एक रियल नंबर हो तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी, इस टर्म को आप प्रूव करें कि ए हमारे पास से कोई भी रियल नंबर है। उन्होंने कहा ए की वैल्यू जो है ना वो आई पे डिपेंड करती है, ठीक है। आई 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक। आई 1 2 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आती जाएगी। हमने ये बात प्रूव करनी है। पहली बात तो ये बात ऐसे प्रूव हो रही है कि ए नॉट रियल नंबर है। रियल नंबर पर कॉन्जुगेट कोई फ़र्क नहीं डालता, रियल का कॉन्जुगेट रियल नंबर वो खुद ही होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर a1 रियल नंबर है, उस वो वैसे का वैसा z का कॉन्जुगेट आएगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह से बाकी टर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, सबका मॉड अलग अलग कर दिया। रियल पार्ट का मॉड सेम होता है तो उसको वैसे ही लिख दिया सबका रियल पार्ट, और इमेजिनरी या फिर z वाली वैल्यू जिसमें इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट होगा, उसने क्वेश्चन में ही बताया। तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो आएगा और रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं आएगा। हमने उसको अलग अलग कर लिया, वो हमारी राइट हैंड साइड बन गई है जो कि हमने प्रूव करनी थी, तो गिवन स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो कहता है कि प्रूव करें ये वाली टर्म जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है अगर ये टर्म आर के बराबर हो, ठीक है। तो ये हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, ठीक है। हमने इसमें कंसीडर ये वाले टर्म कर ली, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। हमें पता है अगर एक टर्म का मॉड हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, वो नंबर मल्टीप्लाई उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। हम फर्स्ट को फर्स्ट को सेकंड से इस तरीके से मल्टीप्लाई करा के ये वाली टर्म हमारे पास आंसर आएगी, ठीक है। जी मॉड जी कॉन्जुगेट हमें पता नहीं किसके बराबर होता है, जी मॉड का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने इसको खोल के लिखा था वैसे ही हमने इस वाली टर्म को बंद कर दिया। सिमिलरली इस वाली टर्म को भी हम लोग बंद कर सकते हैं। ये वाली दोनों टर्म्स वैसे की वैसी लिखी हैं। फर्स्ट यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है, फर्स्ट वाली को वैसे का वैसा लिखा, सेकंड वाली का डबल कॉन्जुगेट ले लिया, और हमें पता है कि डबल कॉन्जुगेट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक बार कॉन्जुगेट लिया हमने इस टर्म का तो जी मॉड का कॉन्जुगेट आ गया और जी वैसे का वैसा, मतलब उसका डबल कॉन्जुगेट बन गया वो कैंसिल, और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक और बार कॉन्जुगेट ले लिया। अब ये देखा जाए तो ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट है और इसका नहीं है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर जी प्लस जी कॉन्जुगेट हो तो उसको हम लिख सकते हैं टू रियल ऑफ जी, ठीक है। इसी तरह हमने इसको जी कंसिडर कर लिया पूरी को, इसको जी कॉन्जुगेट कंसिडर कर लिया, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस हो रही है ना, तो हमने उसको लिख दिया टू रियल जी मोड, मतलब ये पूरी टर्म थी, सही है। अब ये वाली टर्म क्या वही है जो हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस आना था, ये मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहे हैं शो दैट हाइपरबोला दिस कैन बी रिटन एज दिस। कह रहे हैं बताएं कि क्या हम इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो प्रॉपर्टी के मुताबिक x बराबर होता है रियल ऑफ z के विच इज़ दिस, एंड y बराबर होता है इमेजिनरी z के विच इज़ दिस। मतलब अगर आप इसमें z और z कॉन्जुगेट की एक जनरल वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट करें तो इनको सॉल्व करने से x आंसर आएगा और इसको सॉल्व करने से y आंसर आएगा। यहाँ पर हमने इस वाली टर्म को कंसीडर करके ये बनानी है, हमने इसको लिख लिया, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी दोनों, ठीक है। देन हमने इसको इनका स्क्वायर ऊपर वाली का अलग नीचे वाली का अलग, इसका भी फिर उन दोनों का एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया। अच्छा ये आयोटा कहाँ गया, आयोटा स्क्वायर -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर क्या हो गए प्लस, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ पर हमारे पास +2 वाली वैल्यू से -2 वाली कैंसिल हो गई। ये दोनों टर्म दो बार हैं तो हमने इनको 2 टाइम्स लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, 2 टू द 4, इस 2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारे पास बन गई। हमने इससे यही बनानी थी तो क्या बन गई है, हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस नंबर को आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो वो किस तरीके से लिखा हमने, वही दो टर्म्स जो हमने क्वेश्चन 9 में कंसिडर की थी उनको कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 5 है तो 5 ही रहे, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यहाँ 2 बना दिया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, वो कह रहे हैं इसको भी उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखें। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देख लेना, जहाँ से समझ ना आए मुझसे पूछ लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर बोथ रियल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम यानी उनको जमा करें और उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक रियल नंबर आए, देन प्रूव दैट टू नंबर्स मस्ट एदर बी रियल और कॉन्जुगेट। तो साबित करें कि दोनों नंबर रियल थे या दोनों नंबर जो हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट थे। तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। वो कह रहे हैं इफ़ जी एंड जी टू आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है, तब प्रूव करते हैं। फिर हम करेंगे कि अगर दोनों रियल हैं, सही है तो Z1 प्लस Z2, जब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो Z2 को मैं Z1 कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ। वैल्यूज पुट की, इमेजिनरी पार्ट कट गया, बच गया क्या, रियल पार्ट विच इज़ रियल। हमने यही साबित करना था कि इनको जमा करके एक रियल आंसर आता है। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए हमने Z2 की जगह Z1 कॉन्जुगेट लिख दिया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, विच इज़ रियल। अच्छा, अब तुम कहोगे कि इसमें तो y भी है, तो ये रियल कैसे है, क्योंकि y का स्केयर है तो आयोटा का क्या हो जाएगा, स्केयर। समझ आ गई, तो इसलिए हमारे पास अब क्या बन गया, रियल पार्ट बन गया। इसी तरीके से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब Z1 और Z2 दोनों रियल है, हमें पता है जब दो रियल नंबर ऐड होते हैं या दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर रियल ही आता है। तो बस हमने उस बात को लिख दिया, वरना इसमें कोई सोल्यूशन प्रॉपर नहीं है। क्वेश्चन 12 करने के बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। जहाँ से जो क्वेश्चन समझना है वो तुम लोग मुझसे पर्सनली पूछ लेना।